हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं केवल दर्जी। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आपके जो पेपर नंबर 20 इन द सीएमए फाइनल में जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड द स्टार्टअप। ठीक है, तो आज हम उसके एमसीक्यू बैंक के बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। एक एक एमसीक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आई नो कि आपको पूरा एमसीक्यू बैंक आपको सॉल्व दिख रहा होगा। ठीक है, तो बस वही चीज आपको मैं ये पीडीएफ आपको आपने जो ये लेक्चर है आपको जो मिलेगा, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो पेपर नंबर 20 के जो आपका पेपर है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, तो उसके एमसीक्यू बैंक। तो एमसीक्यू बैंक के बारे में हम पूरी चीज बात करने वाले हैं। और ये वीडियो है जो भी आपका जून 26 का तो एग्जाम अभी हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो भी आपका एग्जाम आने वाला है तो दिसंबर 26 एंड ओनवर्ड्स के बच्चों के लिए ये आपका उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज मैं बात करूं तो पहले एमसीक्यू जो आया था तो उसमें करीबन 260 के आसपास एमसीक्यू थे। और अभी आप एमसीक्यू बैंक में देखोगे तो आपके पास कभी करीब 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 169 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। तो हम क्या कौन सा सॉल्व करने वाले हैं, तो हम जो पहले वाला जो 260 के आसपास कुछ एमसीक्यू पहले इंस्टीट्यूट ने डाल के रखे थे, तो वही हम 260 के आसपास एमसीक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और पहली बात मैं बता दूं कि ये जो हमारा लेक्चर है वो दो पार्ट में हम डिवाइड करके रखेंगे। ठीक है, पहले वीडियो में हम 100 के आसपास कुछ एमसीक्यू डालेंगे और दूसरे में भी 100 के आसपास डालेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि कोई एक पूरा ही आपको लेक्चर हम दे देंगे तो फिर आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, और आपको भी वो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा वगैरह, फिर आप आधा लेक्चर छोड़ के चले जाओगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती रहती है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और जल्दी से जल्दी इसको हम क्या करेंगे, कवर अप करते जाएंगे। और दूसरी चीज की मैं बताऊं कि आपके हमारे चैनल पे आपको मॉड्यूल नंबर 1 से लेके आपको मॉड्यूल नंबर 6 तक आपको सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहां से पूरा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप वाला जो ईएनटीएस हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो वो पूरा सब्जेक्ट आपका कवर हो चुका है। बाकी के जो आपके चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 जो बचा है वो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए आप हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं हमारे एमसीक्यू बैंक में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइज, चलो। सो फर्स्ट एमसीक्यू के बारे में क्या बोल रहा है, सो फर्स्ट एमसीक्यू बोल रहा है बेरियर्स टू एंटरप्रेन्योर्स आर। तो क्या है इसमें भाई, तो लेक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, लेक ऑफ बिजनेस नॉलेज और लेक ऑफ मोटिवेशन, तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो मैं थोड़ा थोड़ा मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी बताते रहता हूँ। ठीक है, इसमें क्या था क्या वो तो आपको याद आता जाएगा। तो बेरियर्स में हमने दो बेरियर्स देखे थे, आई होप सो आपको याद ही होगा। तो बेरियर्स में दो बेरियर्स कौन सा था, एक मेंटल बेरियर्स था। ठीक है, और एक अदर बेरियर्स था। अभी मेंटल बैरियर्स में क्या क्या होता है, तो भाई मेंटल बैरियर्स में आपने देखा होगा कि आपने चार चीज मैंने पढ़ाई थी आपको। ठीक है, तो चार चीज कौन सी थी भाई, पहली चीज तो भाई आपके पास लैक ऑफ बिजनेस का कॉन्फिडेंस है, या तो फिर आपको लेक ऑफ क्या, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मुझे स्टार्ट करना है चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका डिसीजन नहीं ले पा रहे, या तो फिर आपको डिसअप्रूवल मिल रहा है आपके फैमिली या तो फ्रेंड्स के पास से। ठीक है, या तो फिर आपको जो भी आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये आपका मेंटल बैरियर हो गया। अदर बैरियर में आपकी बात करेंगे तो ये सारी चीजें थी कि टेक्निकल नो हाउ, बिजनेस नॉलेज का नहीं है, लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या के अदर बैरियर्स की है। और ये क्वेश्चन आपको जून 26 के पेपर में भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये इसके बारे में ही पूछा गया था। तो ठीक है, तो ये आपका कवर कर सकते हो और इजीली लिख सकते हो। फिर आपका सेकंड एमसीक्यू बोला जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो कैरेक्टरिस्टिक में आपने यहाँ पे जो भी तीनों ऑप्शन देख रहे हैं तो वही तीनों है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका भी आंसर हो जा रहा है। फिर थर्ड एमसीक्यू में बात करने वाला है कि भाई लॉ ऑफ पेशेंस एंड द परसिवरेंस इज एप्लीकेबल फॉर। तो लॉ ऑफ पेशेंस एंड द परसिवरेंस कहाँ पे आता था, तो भाई हमारा जो मैनेजिंग प्रोजेक्ट, यस ऑब्वियसली, नेगेटिव चेंजेस यस, मास्टरिंग स्किल्स यस, तो ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर है, यानी तीनों तीन में आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेबल हो सकता है। फिर फोर्थ एमसीक्यू में बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स कैन फॉलो द रूल्स। ओके, तो हमने बात करी थी, आपने देखा होगा कि हमने 1.7 चैप्टर में बात करी थी जहां पे आपका टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रहा था। तो उसका आपने लास्ट हमने देखा था कि भाई एंटरप्रेन्योर कौन से तीन रूल फॉलो करते हैं। तो पहला तो एक्सेप्ट द फेलियर, फेलियर जो होता है तो उसको एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद क्या करता है कि भाई वो लेसन उसमें से सीखता है, फ्यूचर मूव्स बनाता है उसके उसमें से। फिर रहता है कोई भी काम कर रहा है तो उस पर स्टिक रहना है। ठीक है, और थर्ड क्या था, कोई कंपोनेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर, तो टॉलरेंस इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट है ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो ये तीनों तीन क्या है उसके, फॉलो द रूल्स। ये तीनों तीन रूल्स कौन फॉलो करता है, एंटरप्रेन्योर्स फॉलो करता है। फिफ्थ एमसीक्यू में बात करते हैं गुड डिसीजन मेकर। गुड डिसीजन मेकर शुड नॉट बी, तो क्या नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली नेगेटिव थिंकर नहीं हो सकता।
ऑब्वियसली नेगेटिव थिंकर नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव थिंकर हुआ तो वो गुड डिसीजन मेकर कैसे हो सकता है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिक्स वाला एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमने ये भी पढ़ा था। ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मूला, एक शॉर्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, सी क्यूब यूसेज ऑफ द लेवरेजेस। ओके, तो ये आपको याद आ ही गया होगा। तो कंपनी साइकिल सी क्यूब में आपको क्या क्या सी आ गया, ओके, फर्स्ट सी आ गया, सेकंड सी आ गया, यूज ऑफ लेवरेज आ गया, ओके, तो ऑल ऑफ द अबव आ गया, आंसर करेक्ट। सेवेंथ वाला द पिलर ऑफ द इनबाउंड मार्केटिंग। अभी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने थोड़ा गलती करके रख दिया है, पर ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो पिलर ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग में आप देखोगे ना, तो आपको तीन मिलेंगे। ठीक है, कितने पिलर मिलेंगे इनबाउंड मार्केटिंग में? थ्री थ्री पिलर मिलेंगे। फर्स्ट क्या था? अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करो, फिर एंगेज करो, और डिलाइट। तो ये तीन थे। ठीक है, बट यहाँ पे इन लोगों ने क्या दिया है? कंटेंट, सोशल एंड सर्च। तो ये कंटेंट, सोशल, सर्च जो है वो इनबाउंड मार्केटिंग के पिलर है ही नहीं। ठीक है, फिर भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है उसको ऑल ऑफ द अबव। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे कंटेंट, सोशल और सर्च नहीं होता है, यहाँ पे अट्रैक्ट, एंगेज और डिलाइट होता है। और आपको देखना है तो आप चले जाओ, आपका जो फर्स्ट चैप्टर में जो आपका 1.8 या समथिंग कोई चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीज दी है, तो उसमें आपको जो वो मार्केटिंग वाला जो चैप्टर है, तो उसमें चले जाना। तो उसमें आपको ये पिलर ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग आपको मिलेगा, तो उसमें अट्रैक्ट, एंगेज और डिलाइट मिलेगा, नहीं कि आपको कंटेंट, सोशल, सर्च मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने इंस्टीट्यूट को यहाँ पे गलती थोड़ी हो चुकी है इंस्टीट्यूट के, बट ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट व्हेन द परफॉर्मेंस, when platforms like the Facebook, Instagram, LinkedIn are used for the marketing is known as, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली सोशल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व, तो एंटरप्रेन्योर्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो ये डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली इन्वॉल्व होता है, इनोवेशन ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगा, फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव का आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हाट। सो डायनामिक प्रोसेस, रिस्क प्रोसेस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली बोथ ए एंड बी, क्योंकि हमने पढ़ा था ये भी फर्स्ट चैप्टर में, जो आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन टॉपिक है उसमें ही हमने देखा था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्या होता है, तो उसके बहुत सारे स्टेप्स है। ठीक है, डायनामिक प्रोसेस, रिस्की प्रोसेस, इनोवेशन होता है, फ्यूजन ऑफ कैपिटल होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने देखी थी इसमें। फिर 11th का मैंने यहाँ पे रेड सर्कल किया है, यानी आपका जो यहाँ पे आंसर जो दिया गया है इंस्टीट्यूट से द्वारा, तो वो गलत दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रेड मार्क करके रखा है, तो इंस्टीट्यूट का आंसर गलत है, तो मैंने जो आंसर आपको बताया वही आंसर करेक्ट है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ कैपिटल, यस, अभी मैंने बोला टेक्नोलॉजी, यस, ह्यूमन टैलेंट, ओके। सो ऑल ऑफ द अबव आंसर आना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट ने ह्यूमन टैलेंट करके दिया है, तो वो सिर्फ नहीं आता है, सब आता है, फ्यूजन ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी सब आता है एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, तो ऑल ऑफ द आंसर आना चाहिए। फिर 12th वाला हम बात करते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वली एप्लीकेबल टू। तो इक्वली एप्लीकेबल किसको है? सबको है भाई। यहाँ पे जो भी एमसीक्यू दिया है, तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर है। ठीक है, मैं एक एक एमसीक्यू को बहुत डिटेल में चर्चा करने जाऊंगा, तो आपका फिर बहुत ड्यूरेशन वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और आप भी बोर ज्यादा हो जाओगे। सो मैं जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने के लिए कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा बहुत आपको नॉलेज देना चाहिए, वहां पे मैं दे रहा हूँ। अदरवाइज बाई ये जो सारे एमसीक्यू है, वो हमने लाइन बाय लाइन सारी चीजें हमने हमारे लेक्चर में आपको मैंने कवर करवा के दिए है। तो इफ आपने 2-3 बार उसको रिवाइज किया होगा, तो आपको ये सारे एमसीक्यू आपके बन जाएंगे। इवन आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो उसके भी मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, और आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई हमारा लेवल ऑफ जो एमसीक्यूज का जो पूछता है, वो बहुत इजी पूछता है। ठीक है, तो कोई हार्ड नहीं होता है। ठीक है, 13th एमसीक्यू क्या बोल रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप इज द एटीट्यूड ऑफ द माइंड टू ऑल ऑफ द अबव। 14th क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट द डिराइविंग फोर्स फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो टैलेंट जो है वो आपका डिराइविंग फोर्स का फॉर द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट नहीं है। 15th क्या बोल रहा है? व्हाट हैज द ड्रामेटिक लोवर्ड द कॉस्ट ऑफ द स्टार्टिंग अ डिजिटली एनेबल्ड बिजनेस इन द लास्ट डिकेड। तो इसमें ये आपका लास्ट वाला है कि भाई unbound is high the speed connectivity with the inexpensive powerful and remote compound computing। तो ये आपका आंसर है। फिर बोलता है कि माइकल, जस्ट 1 मिनट गाइस। सो हम कहा 16th वाला जो एमसीक्यू है, तो उसके बारे में बात करने वाले थे। ओके, सो माइकल, माइकल डेट माइकल डेट्यूज समथिंग कुछ भी है। सो माइकल डेट्यूज, ओके, सो एस्टिमेट हाउ मैनी द यूएस वाइट कॉलर जॉब्स विल द माइग्रेट टू इंडिया। ओके, सो कितना था? 50 मिलियन था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि उन्होंने क्या किया था? माइग्रेट जॉब्स विल एड टू इन इंडिया जीडीपी, तो 1 ट्रिलियन था। ठीक है, फिर 18th एमसीक्यू क्या है कि व्हाट इज द कंसिडर्ड बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एज टू कम इन इंडिया वाया द वेस्ट। तो आईटी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे।
याद है? ओके। फिर बात कर रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंशन द फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द पैसेज। ठीक है, तो ये जो इनहेंसिंग क्रिएटिव डिजाइन कैपेबिलिटी है, तो ये भी क्वेश्चन आपको हमारा आपको जून 26 में आपको देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म दिया था IRE स्कूल। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चार थे। ठीक है, तो पहले तो इंक्रीज स्पीड था, इंक्रीज एक्यूरेसी, रिड्यूस आपका जो फिजिकल साइज ऑफ डेटा है वो, और लास्ट एलिमिनेशन आपको हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन एलिमिनेशन हो जाता है। फिर हम बात करने वाले हैं MCQ नंबर 20 पे। तो 20 क्या बोल रहा है कि डज IT प्रोवाइड्स द रिगार्डिंग डेटा रिपोजिटरी ऑब्वियसली रिड्यूस साइज ऑफ द डेटा ऑफ द रिपोजिटरीज। ठीक है, फिर आपके क्विज क्या बोल रहे हैं MCQ इफेक्ट, व्हाट इफेक्ट डज IT हैव ऑन एक्यूरेसी ऑफ द वर्क कंपेयर्ड विद ह्यूमन बेस्ड बिजनेसेस। तो उसमें क्या होता है कि भाई आपका IT प्रोवाइड्स क्या करता है, हाई एंड कंस्टेंटली आपको एक्यूरेसी देता है। फिर 22 MCQ क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग इज द की एडवांटेज ऑफ द यूजिंग IT बिजनेस ऑपरेशन। तो इसका क्या आंसर है, जो रिड्यूसिंग लेबर टाइम एंड द इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। फिर 23 में अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन बेनिफिशियल फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऑल ऑफ द अबव। तो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, लेस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, टैक्स बेनिफिट, ये सब आपके मैक्रो इकोनॉमिक के कंडीशन इज बेनिफिशियल फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप को मिलते हैं। फिर आगे चलते हैं, तो स्टार्टअप इज लॉन्च इन द 2016। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर ऑफ द स्टार्टअप ऑफ इंडिया, सो ऑल ऑफ द अबव। देन handholding, funding support, industry, academic partnership, all of the above is the answer. Smriti scheme was the launch on the 25th August 2021. Full form of the Aspire, तो यहाँ पे ऑफ है हमारे इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे 4 ये लिखा हुआ है, तो वहाँ पे चेंज कर लेना हमारे इंस्टीट्यूट की बुक्स में। ठीक है, तो अस्पायर का फुल फॉर्म क्या होता है कि स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देन हम बात करते हैं हमारा 29th, परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज अल्टरनेटिव नोन। तो उसको सब बोलते हैं रिजिड, फिक्स, रेगुलर, सब उसका नाम है। टेम्परवरी का भी सेम है, वेरिएबल, सीजनल, फ्लेक्सिबल, उसको भी उसका अलग अलग नाम से उसको बुलाते हैं। ठीक है, बुलाते हैं मीन्स उसका अलग अलग नाम है। ठीक है, पेबल और ट्रेड क्रेडिट जो है मे बी एक्सप्रेस्ड इन ऑल ऑफ दी अबव, ओपन अकाउंट, प्रोविजनल बिल ऑफ पेबल सब में आता है। 32 सेक्शन 3(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट, द कंपनी फॉर्म अंडर द सबसेक्शन 1 मे बी आइदर ऑल ऑफ दी अबव। तो वो तीनों तीन हो सकते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होता है, या तो लिमिटेड बाय गारंटी होता है, या तो अनलिमिटेड कंपनी होता है। ठीक है, सो अनलिमिटेड कंपनी यानी उसकी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है। ठीक है, फिर लिमिटेड गारंटी में क्या होता है कि भाई आपका लिमिटेड बाय द गारंटी जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि भाई आपकी जब कंपनी वाइंड अप होती है तब उसकी लायबिलिटी जितनी भी रहेगी, तो वहाँ वहाँ उसके लिए ही होता है, वाइंड अप के समय में जितना भी रहता है वो रहता है। और लिमिटेड बाई शेयर्स यानी आपके जितने भी अनपेड शेयर्स वाला जो है, तो वो आपका रहता है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। 33 में आपको बोल रहा है नाइन प्रिंसिपल किसने दिया था, तो भाई सजेस्ट किया था आइसेनबर्ग, 2010 याद रखना है। ठीक है, फिर तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स जो एक्ट है वो पास कब हुआ था, तो 1999 में। वही CGPTM स्टैंड्स फॉर, तो क्या होता है, तो आपको याद रखना है कंट्रोलर जनरल ऑफ द पैटर्न, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन। ठीक है, फिर आपका होता है कि भाई व्हाट हैपेंस व्हेन द बिजनेस हैज टू हाई एंड अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। जब हमारा वर्किंग कैपिटल टू हाई हो जाता है तो क्या होता है, तो ऑब्वियसली हमारा जो लिक्विडिटी है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, बट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यह याद रखना है। जब हमारा डेंजर ऑफ हैविंग टू हाई अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, तो अननेसेसरी आपके जो अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज होता है, तो वो आपका आंसर हो जाता है। फिर 38 में क्या बोल रहे हैं कि आइडल फंड्स ड्यू टू द एक्सेस वर्किंग कैपिटल, को क्या कंसिक्वेंसी आती है जब आइडल फंड्स ड्यू टू द एक्सेस वर्किंग कैपिटल, तो ऑब्वियसली लॉस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, व्हाट डज एक्सेस वर्किंग कैपिटल इंडिकेट अबाउट द कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी। तो वो कि जो क्रेडिट पॉलिसी है वो डिफेक्टिव रिजल्टिंग इन द हायर बैड डेट्स हो जाता है। व्हाट इज वन ऑफ द रिजल्ट हैविंग द ओवरऑल इनएफिशिएंसी ड्यू टू द हाई वर्किंग कैपिटल, तो इंक्रीज इन पिल्फरेज है, तो थेफ्ट आपको बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर आपको बोलता है कि व्हाट इज द आइडेंटिफाइड द क्रिटिकल ड्राइवर फॉर द स्टार्टअप बूम इन इंडिया। ठीक है, सो सोशल मीडिया एंड द डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये आपका आंसर होता है। फिर बोलता है कि व्हाट इज द एडिशनल अपॉर्चुनिटी डज डिजिटलाइजेशन प्रोवाइड द एंटरप्रेन्योर्स, तो एक्सपांड द अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल मार्केटिंग। फिर बोलता है व्हाट एडवांटेज डू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफर्स इन टर्म्स ऑफ द कस्टमर्स डेटा।
तो आपका आंसर आता है कि टर्म प्रोवाइड एक्चुअल डेटा एंड डिटेल कस्टमर्स आपको प्रोफाइल्स। ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द एंडोर्सिंग प्रोडक्ट ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो रिडक्शन इन मार्केटिंग कॉस्ट आपका हो जाता है। नेक्स्ट हम जाते हैं तो द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या होती है मोनेटाइज ऑफ द प्रोडक्ट आउटलाइन बिलो। तो ऑल ऑफ दी अबव। फिर 46 क्या बोल रहा है विच डैश से डिस्क्राइब द सिचुएशन विद द एंटरप्रेन्योर स्टार्ट अ कंपनी वाइल द लिटिल कैपिटल रिलाइंग ऑन मनी अदर देन द आउटसाइड इन्वेस्टर ऑलवेज बूटस्ट्रैपिंग उसको बोलते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है बूटस्ट्रैपिंग का। तो भाई ऑल ऑफ द अबव है। लाइक नो आउटसाइड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल सेविंग एंड द फ्लेक्सिबिलिटी इन अर्ली ग्रोथ फेज। देन नॉट एन एंजल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एंजल। तो एंजल कोलकाता करके ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। ऐसा कोई एंजल इन्वेस्टर नहीं है। फिर प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ बाय द एंटरप्रेन्योर्स। द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाय द एंटरप्रेन्योर्स इज एसेंशियल है और एक क्या होता है यूजफुल फंक्शन होता है। तो बोथ ए एंड बी आपका आंसर आएगा। ठीक। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज द वीक डॉक्यूमेंट। तो ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट हमने हमारे जो लेक्चर लेते हैं तो उसमें भी हम बताते हैं सारी चीजें। ठीक है। लाइन बाय लाइन सारी चीजें देखो ये पेपर थियरी पेपर है। तो इसमें मुझे एक एक चीज आपको डिटेल में बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या देखना है कि भाई क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। तो एक एक लाइन बाय लाइन हमने पढ़ाई है तो ये आपको पता होगा तो आपको इजीली आप आंसर कर सकते हैं। देन डेटा एनालिटिक्स साइंस ऑफ द इंटीग्रेटिंग। देखो इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत शॉर्टकट बता देता हूँ क्योंकि ये 4-5 एमसीक्यू बहुत रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूजिंग पॉइंट भी होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा बहुत रुकने के लिए मैं बहुत बताऊंगा। ठीक है। जब आपका डेटा एनालिटिक्स होता है वो साइंस ऑफ द इंटीग्रेटिंग होता है। ठीक है। तो वो हेट्रोजीनियस है। ठीक है। बट आपका जब कोई भी डैश इनिशियल एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो वो रिग्रेशन होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वो जो एक्स और वाई वाला जो आपने पढ़ा था फाउंडेशन टाइम पे। ठीक है। जो रिग्रेशन हम एनालिसिस पढ़ते थे यानी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स वाला जो हम पढ़ते थे। ठीक है। तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। तो वो उसका में क्या आता है तो आपका रिग्रेशन एनालिसिस आता है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो भाई कोई भी डेटा जो है वो लार्ज डेटा है वो शेड और सिंकिंग होता है स्मॉलर डेटा सेट में तो उसको बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस। ध्यान से देखना। पहले में जो वेरिएबल्स था वो डिपेंडेंट होता है तो वो उसमें रिग्रेशन आता है। फिर लार्ज डेटा जो है वो सिंकिंग शेड जो डेटा सेट और सिंकिंग होता है कि इसमें स्मॉलर डेटा सेट में तो वो फैक्टर एनालिसिस। बट जब हमारा प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डेटा सेट इनटू द ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा में चला जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कोहोर्ट एनालिसिस। ओके। और जब उसके वो सारे डेटा को ट्रैक हम करते हैं टाइमली और सॉलिफाइड रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू डेटा पॉइंट एंड अकरेंस तो उसको बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। तो ये 4 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि वो एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है। तो इस बार भी एमसीक्यू में एमसीक्यू आया था और ये एमसीक्यू था इस पे कौन सा था ये 54 जून 26 में इसके एमसीक्यू आया था। ठीक है। फिर बात करते हैं हमारा प्राइमरी व्हाट इज द प्राइमरी कंसिडरेशन व्हाइल डू लुकिंग स्टार्टअप फाइनेंस। ऑब्वियसली ये तो हाउ मच मनी यू नीड एंड व्हेन यू विल नीड इट। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो प्राइमरी कंसिडरेशन वही होती है। देन आगे चलते हैं 57 पे। तो एट विच स्टेज डज द एंटरप्रेन्योर वर्क ऑन द ब्रिंगिंग एन आइडिया टू द लाइफ विद यूजुअली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द फंड। सो आइडिया जनरेशन स्टेज। देन ये इसमें भी मैंने लाल मार्क्स किया है, यानी आप इसका भी आंसर आपका इंस्टीट्यूट में गलत दिया हुआ है। सो व्हाट डज द बूटस्ट्रैपिंग स्टार्टअप इन्वॉल्व। तो ये इन्वॉल्व होता है कि भाई आपका जो रिलेइंग होता है कहाँ पे रिलेइंग होता है वो पर्सनल सेविंग या तो रेवेन्यू पे होता है। ठीक है। वो बाहर से तो इन्वेस्टमेंट लेते ही नहीं है। ठीक है। फिर बोलते हैं विच सोर्स ऑफ द फंडिंग कॉमनली यूटिलाइज्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स ड्यू टू द इनहेरेंट लेवल ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व। तो फ्रेंड एंड फैमिलीज। ठीक है। वहां से हम पहले पैसे फंडिंग लेते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं प्राइमरली गोल एट वैलिडेशन स्टेज। वैलिडेशन स्टेज में क्या होता है कि भाई सारी चीज आपको एक प्रोटोटाइप बना के देखनी होगी। ठीक है। वैलिडेशन स्टेज में आपको क्या बनाना होता है प्रोटोटाइप बनाना होता है। सो वैलिडेट पोटेंशियल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस यानी प्रोटोटाइप अपना जो बना है वो मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा उसको आपको वैलिडेट करना रहेगा। फिर बात करते हैं कि विच स्टेज इन्वॉल्व्स द कंडक्टिंग फील्ड ऑफ ट्रायल्स एंड बिल्डिंग द फॉर्मल टीम। तो सीड स्टेज में आपका ये पॉइंट आता है। देन वो what do the incubators provide a startup beside the funding। so value added services like the office space utilities legal assistance वो सारी चीजें प्रोवाइड करके देता है। देन which government schemes are mentioned to providing collateral। तो सिड बी याद रखना है सिड बी सिड बी सिड बी सिड बी। ठीक है। देन what is the typically conduct at the validation stage to test। validation stage से आपका टेस्ट तक का जो भी आपका
लाइक उसको प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट और सर्विस का, तो व्हाट इज द टिपिकली कंडक्टेड, तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उसको बोला जाता है, ठीक है। हु आर द कंसिडर द स्टेक होल्डर्स इन द बिजनेस प्लस, तो प्रमोटर्स जो है वो कंसिडर होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 66 में, तो भाई व्हाट डज द सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल एम टू अचीव, क्या है अचीव, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल जो है तो उसका मेन एम क्या है अचीव करने का, तो भाई उसको क्या है कि भाई क्रिएट वैल्यू करना है विदाउट द डिप्लेटिंग द नेचर सोशल और इकोनॉमिक, यानी सस्टेनेबल बिजनेस आपने बहुत सारी जगह पे पढ़ा है, लॉ में भी पढ़ा है, ठीक है, लॉ में तो आपका पूरा सस्टेनेबिलिटी के ऊपर चैप्टर है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा है सीएफआर में भी पढ़ा है सस्टेनेबिलिटी के बारे में, तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं है, वो ट्रिपल बॉटम लाइन वाला जो पॉइंट है ना, थ्री बॉटम लाइन पॉइंट वाला, तो बस वही आपको याद रखना है। उसमें क्या होता है कि आपको सोशल इकोनॉमिकल, सॉरी गाइस, थोड़ा मैं एक काम में था। ठीक है, सो मैं ये बोल रहा था कि हमने अपने बहुत सारी जगह पे देखा है, सीएफआर में भी देखा है, अपने लॉ में भी देखा है कि हमने तीन चीज़ के हमने बारे में देखा है। ठीक है, कि आपका सोशल, इकोनॉमिकल और ठीक है, और थर्ड क्या था आपका एनवायरमेंटल। ठीक है, तो ये तीन चीज़ के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें आपने देखी है, तो बस उसके बेस पे आपका एमसीक्यू था। फिर हम आगे बात करते हैं कि आपका 67 का 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल क्या होता है, तो जो अभी मैंने बताया वही इकोनॉमिकल मैंने बोला था, एनवायरमेंट बोला था एंड सोशल बोला था। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 पिलर्स। देन आपका 68 बोल रहा है कि विच कॉन्सेप्ट एंकरेज द फर्म्स टू एंगेज इन द प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ दैट बेनिफिट सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। तो ट्रिपल बॉटम लाइन जो मैंने यहाँ पे बोला था, 3 बॉटम लाइन मैंने बोला था, तो बस वही है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉटम लाइन आपका आ जाता है। ठीक है, फिर आपका 69 वाला एमसीक्यू बोल रहा है विच बेनिफिट ऑफ द बिजनेस प्लान हेल्प्स इन द इवेल्युएटिंग द बिजनेस वर्थ। तो हेल्प्स करता है आपको क्या इसमें, तो वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस में। ठीक है, वो आपको रेपिटेड बना के देगा। ठीक है, आप बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचोगे तो आपको क्या होगा कि आपकी वैल्यू, आपकी गुडविल बढ़ती जाएगी कंपनी की। ठीक है, सो फिर बात करता है लीन स्टार्टअप स्ट्रेटजी यूज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेजेंट एंटरप्रेन्योर। सो इनिशिएटिव न्यू कंपनी और द लॉन्च और न्यू प्रोडक्ट। 71 क्या बात कर रहे हैं, तो पावरफुल ब्लेंड ऑफ द स्ट्रक्चर मीटिंग्स, स्ट्रेटेजी टूल एंड एक्सपीरियंस लीडरशिप। वो क्या होता है, तो मार्केटिंग ट्रैक्शन को ये सारी चीज़ें बोला जाता है। ठीक है, फिर बात करता है डैश इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग कंपनीज ऑफरिंग एंड द इमेज टू ऑक्यूपाई द डिस्टिंक्टिव प्लेस इन द माइंड्स ऑफ द टारगेट मार्केट, तो पोजिशनिंग। ठीक है, 73 की बात है प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ द डिटरमाइनिंग न्यू प्रोडक्ट पोजिशनिंग इन माइंड्स ऑफ कंज्यूमर, तो प्रोडक्ट पोजिशनिंग उसको बोलते हैं। 74 बोलते हैं इनोवेटिव आइडियाज कम फ्रॉम द सिवरल सोर्सेज इंक्लूडिंग सो अनरीजनेबल डिपेंड्स और द गोल्स एंड द टाइम प्रेशर, तो वहाँ से आपको क्या मिलता है, इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं। फिर 75 आपका बोलता है कि एंड डैश प्रोसेस इज द सेट ऑफ द स्टेप्स बिटवीन द आइडियाज कॉन्सेप्शंस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, सो उसको बोलते हैं इनोवेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कोल्ड 4 टाइप्स ऑफ इनोवेशंस। ओके, तो उसमें से कौन सा इनोवेशंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इनोवेशन होता है, मार्केटिंग इनोवेशन होता है, प्रोडक्ट इनोवेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन होता है, प्राइस, ऐसा कुछ इनोवेशन नहीं होता है भाई। प्राइस इनोवेशन करके कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ एड ऑन करके, तो लास्ट वाला जो 4th है उसको बोलते हैं प्रोसेस इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन। ठीक है, तो 4 हो गए आपके। फर्स्ट मार्केटिंग इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन और प्रोसेस इनोवेशन हो गया। देन 77 बात करते हैं आपका थ्रू द डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस व्हाट वी डू। सो अब हम क्या करते हैं कि भाई डिज़ाइन थिंकिंग में तो वी वर्क ऑन द ब्रेकिंग डाउन द बिजनेस इज प्रॉब्लम इनटू द स्मॉलर एस्पेक्ट एंड देन स्टार्ट द थिंकिंग फ्रॉम द बेस लेवल टू कम अप विद द वेरियस सिचुएशन। फिर बात करता है कि इन द स्टार्टअप वर्ड्स इज द पावरफुल टूल फॉर द होनिंग इन द on the real consumer need and bypassing the costly hours and the resources hypothesizing and the experimenting with the different solution, तो उसको बोलते हैं क्या, डिज़ाइन थिंकिंग। ये आपका पूछा गया था जून 26 में एमसीक्यू में। ठीक है, सो बहुत सारे एमसीक्यू आपको डायरेक्टली यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से करके जाना, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और हाँ, दूसरी चीज़ क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई एग्ज़ाम के अगले दिन ही क्या उठाते हैं, एमसीक्यू उठाते हैं। ठीक है, बट वो आपको नहीं करना है। आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चीज़ के एमसीक्यू, आपको सपोज करो बोथ ग्रुप दे रहे हो या सिंगल ग्रुप दे रहे हो, तो जो भी आपके सब्जेक्ट है तो उसके आपको एमसीक्यू डेली बेसिस पे आपको थोड़े बहुत करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अभी से आपको सारी चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं कि मैं उसके लिए भी लाइक आपका जो दिसंबर 26 की जो एग्ज़ाम आने वाली है, तो उसके लिए भी मैं एक गाइडेंस स्ट्रेटजी, मैं पूरा गाइडेंस आपको देने वाला हूँ, पूरा स्ट्रेटजी वीडियो आपको बना के देने वाला हूँ। ठीक है, सो मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स एंड इनहेरेंट, सो डिज़ाइन एंड थिंकर होने चाहिए। ठीक है,
फिर क्या बोल रहा है 18 MCQ, द लीन स्टार्टअप अटेम्प्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम साइंटिफिकली बाय द यूजिंग स्पेसिफिक प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस बोथ होते हैं। 81 में क्या बोल रहा है, बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट पोजिशनिंग है, तो ऑल ऑफ दी अबव आता है। पोजिशनिंग प्रोसेस इज द this process which the companies do to ensure strong positive and stable positioning in the consumer's mind। तो कंटिन्यूस और रिट्रेटिव होना चाहिए, रिट्रेटिव यानी रिपीटिवली, ठीक है, कंटिन्यूस एंड रिपीटिवली प्रोसेस होना चाहिए। फिर 83 क्या बोलता है, डैश इज यूज्ड बाय द होलसेलर्स एंड बाय मैन्युफैक्चरर्स बिजनेस दैट द डील्स विद द डायरेक्ट सेल्स। तो उसको बोलते हैं डी इंटरमीडिएशन मॉडल, यानी कि बीच में है ही नहीं, डायरेक्ट होलसेलर से आप परचेस करो और फिर मार्केट में बेचो, तो उसको बोलते हैं डिस इंटरमीडिएशन, बीच में मीडिएटर जैसा कोई है ही नहीं। एग्जांपल ऑफ द ब्रांड पोजिशनिंग, तो बिस्लेरी और द आपका सी टायर्स के आपके मॉड्यूल में दिया गया है, तो बोथ ऑफ द अबो आएगा, ठीक है। फिर 85 विच व्हाट इज वन वे इनोवेशन कैन हेल्प सॉल्व द कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। तो कि कैसे होता है, तो भाई ये बी ऑप्शन, यानी बाय ऑपरेटिंग द वर्चुअल ऑफिस वेयर द कस्टमर नीड्स कैन बी अटेंड क्विकली। वाई इज इनोवेशन इम्पोर्टेंट फॉर द एडजस्टिंग विद द चेंजेस, ओके, सो वी इंश्योर दैट बिजनेस रिमेन्स रिलीवेंट एंड प्रॉफिटेबल होना चाहिए। 87 MCQ बोल रहा है, व्हाट इज द डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द सॉल्विंग कस्टमर्स प्रॉब्लम थ्रू द इनोवेशन, सो इंक्रीज सेल, ठीक है। फिर 88 व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन पोजिशनिंग, तो ब्रांड इमेज और प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली वही होता है। फिर ये विच ऑटोमोबाइल ब्रांड इज लाइकली टू बी चूजन बाय द कस्टमर वो प्रायोरिटाइज सेफ्टी, तो सेफ्टी के यहाँ पे आपको मिलता है वॉल्वो, ठीक है। व्हाट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स द एसोसिएटिंग कंपनी विद द कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, तो प्राइस बेस्ड पोजिशनिंग। सो आपको बहुत सारे चीज़ें आपको मिलेंगे। तो ये जो MCQ है ना, तो आपको दिसंबर 25 के एग्जाम में आपको इसके बेस पे आपको क्या मिला था पता है, आपको केस स्टडी बेस्ड जो अभी आपको MCQ पूछे जाते हैं, ठीक है, 5 MCQ आपको केस स्टडी बेस्ड पूछे जाते हैं, तो इसके बेस पे था, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, यूज एप्लीकेशन, प्राइस, क्वालिटी। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब आपको वो केस स्टडी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और जून 26 का मैंने पेपर तो सॉल्यूशन डाल दिए, तो आप देखोगे तो बहुत ऐसा ईजी क्वेश्चन आपको उस केस स्टडी बेस में पूछा था कि भाई कोई भी छोटा बच्चा भी उसका आंसर दे दे, ठीक है। फिर 91 के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिवन, ठीक है। तो वेदर इज कांट बी कंसिडर्ड एज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ठीक है। वाई इज द पैकेजिंग रेफर टू द 5 सेकेंड कॉमर्शियल, अरे क्योंकि भाई जो भी कस्टमर है वो एनकाउंटर कर सके और तुरंत ही परचेस कर सके, इसीलिए पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देख लो ये आंसर है। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, तो क्लीनिंग कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता है पैकेजिंग का, ठीक है। फिर 94 का MCQ में के बारे में बात करें, वाई इज पैकेजिंग इंपॉर्टेंट फॉर द स्टार्टअप्स, तो वो क्या करता है, हेल्प करता है आपको गेन ट्रस्ट एंड द मार्केट इन द बिजनेस। 95 क्या बोल रहे हैं, विच टाइप ऑफ पैकेजिंग माइट बी यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट यूज, तो कैंस, ठीक है। फिर व्हाट इज द की कंपोनेंट दैट शुड बी द क्लियर एंड द सेंटर ऑफ द डिस्कशन व्हेन द बिल्डिंग अ बिजनेस मॉडल, तो वैल्यू ऑफ प्रपोजिशन। 97 the viability of the business needs a conceptual structure that includes purpose, aim and the plans for the attaining them। then 98 के बारे में बात करते हैं, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल इन द बिजनेस मॉडल, तो भाई ट्रांसलेट करता है आपका सारी चीज़ें, वैल्यू प्रपोजिशन। देन व्हाट इज़ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द क्रिएटिंग बिजनेस अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, तो क्रिएटिंग एन इफेक्टिव बिजनेस मॉडल बनाने के लिए एग्जांपल क्या है क्राउड फंडिंग का, तो डोनेशन क्राउड फंडिंग होता है, डेट होता है, रिवॉर्ड होता है, और ऑल ऑफ दी अबव ये आंसर है। तो इसमें आपको क्या होता है, क्राउड फंडिंग के जो होते हैं ना, वो 4 टाइप्स के क्राउड फंडिंग होते हैं। कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पे आपको एक तो मिल गया डोनेशन, एक होता है डेट, और एक होता है इक्विटी, और एक आपका 4th वाला जो होता है वो होता है इक्विटी क्राउड फंडिंग होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर स्केलिंग द स्ट्रेटजीज इंक्लूड, तो स्केलिंग द स्ट्रेटजीज इंक्लूड में क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव, लाइक आपका स्ट्रीमलाइनिंग, ऑटोमेशन, क्रिएट फ्रेंचाइजी, सब सारी चीज़ें होती है, तब जाके ये चैप्टर नंबर आपके 5 जो पढ़ोगे कि भाई बिजनेस को स्केल कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। स्टेप्स क्या होता है, एलिवेटर स्पीच कंसिस्ट ऑफ द, तो ऑल ऑफ द अबव। एलिवेटर स्पीच क्या होता है कि भाई जहाँ पे आपको क्या होता है, जहाँ पर आपने शार्क टैंक तो देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, एलिवेटर स्पीच टाइप होता है कि आपको जो भी इन्वेस्टर है उसके सामने आपको सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट करनी है, आपका टाइट, आपका फर्म का नाम, आपको फिर आपकी प्रॉब्लम बतानी, उसका सॉल्यूशन बताना, मार्केट में आप एक ही कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, यूनिक तरीके से कैसे कर रहे हो, पैसे कैसे कमाओगे, ये सारी चीज़ें आपको एलिवेटर स्पीच में आपको कंसिस्ट करना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 103 में। सो स्केलिंग अप नॉट इंक्लूडिंग, स्केलिंग अप पीपल नॉट इंक्लूडिंग, तो वेंडर्स ऑलवेज नॉट
ओके, तो उसमें स्केलिंग ऑफ पीपल में ये इंक्लूड वेंडर्स नहीं होता है, ठीक है। 104 में क्या बोल रहे हैं कि डैश इंक्लूड्स इन द स्टेप ऑफ स्केलिंग ऑफ द बिजनेस, इवैल्यूएट प्लान, ऑब्वियसली फाइंड मनी, यस, इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यस, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 105 क्या बोल रहे हैं, बक्स मेथड, आपको अब देखा होगा कि वैल्यूएशन मेथड हमने देखी थी, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारी वैल्यूएशन मेथड देखी, तो उसमें से एक मेथड था बक्स मेथड। तो बक्स मेथड दी थी हमने अमेरिकन, जो भी कोई साइंटिस्ट या वैसा कुछ था, मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं है, बट अमेरिकन पर्सन था, ठीक है, ये रहा लिखा ही है, अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट था। तो कौन था, तो देव बर्कस, तो उसने बर्कस मेथड हमको दी थी। बाकी बहुत सारी मेथड थे, अपने स्कोर कार्ड मेथड देखी थी, फिर आपने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड देखी थी, फिर इसमें अपने एक कॉस्ट प्लस मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ मेथड देखा था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी मेथड हमने देखी थी, करीबन 5 या 6 मेथड तो देखी थी, ठीक है। तो जून 26 में ये भी आपका सवाल पूछा गया था पार्ट बी में, जो हम क्वेश्चन आंसर लिखते तो इसमें बेसिस पे था कि भाई आपको वैल्यूएशन मेथड बतानी है, ठीक है। व्हाट आर द टू मेन कैटेगरीज ऑफ सस्टेनेबल इन द जनरल एड्रेसिंग, तो टू द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ द सोसाइटी। व्हाट इज द गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट इन द बिजनेस, तो मिनिमाइज करता है आपका एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड मैक्सिमाइज क्या करता है आपका कंजर्वेशन एंड रीयूज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, मार्केटिंग नहीं, इकोनॉमिक, ऑब्वियसली हमने 3 चीज़ पता की थी, ब्रांचेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी बोले या तो फिर 3 पिलर्स बोलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड द सोशल, इकोनॉमिक एनवायरमेंट सोशल, इकोनॉमिक एनवायरमेंट सोशल, या याद आना ही चाहिए। 109 के बाद बोलते हैं व्हाट डज द सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट सिंथेसाइज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट, तो कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी। 110 क्या बोल रहे हैं, एग्जिट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व सेलिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग partners upon the requirement, which exit strategy involves selling shares to the existing partners upon the requirement, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, सेल शेयर्स एक्जिस्टिंग पार्टनर, सेल शेयर्स टू एक्जिस्टिंग पार्टनर, ये बोलते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा था कि भाई जब हमको इन्वेस्टर को कब एग्जिट कर लेना चाहिए बिजनेस से, तो वो कैसे किस तरीके से एग्जिट कर लेता है, ठीक है, इन्वेस्टर, तो ये आपको तरीके दिए थे। तो इसमें से एक तरीका था सेल शेयर्स टू एक्जिस्टिंग पार्टनर को दे दो, ठीक है। हम 126 तक इस वीडियो में रखते हैं, बाकी का हम आगे के लेक्चर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो 111 में क्या बोलता है, तो विच एग्जिस्ट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स द कंपनी बिकमिंग पब्लिक ट्रेडेड, तो आईपीओ से, ठीक है। विच सेक्टर शो द हाईएस्ट नंबर ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन इंडिया इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली एंटरप्राइज टेक में अभी बहुत मर्जर आपने देखे होंगे, ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। जोमेटो वगैरह आपने मैंने बताया था हमारे लेक्चर में, ठीक है, तो वो देख लेना, ठीक है। व्हाट प्राइमरली द ड्रोग लेट स्टेज स्टार्टअप टू एंगेज द मर्जर एंड एक्विजिशन 2022 अकॉर्डिंग टू द INC 42 सर्वे, सो एक्सपेंडिंग मार्केट शेयर्स और द एंटरिंग न्यू वर्टिकल्स। फिर डॉन ए मुरे रिसर्च जो अकॉर्डिंग टू डॉन ए मुरे रिसर्च के बारे में बोल रहा है कि व्हाट इफेक्ट डू डेडलाइंस हैव ऑन नेगोशिएशन, तो देश फॉर consistent and the creative thinking from the both the sides. What is the purpose of the shutdown move in the negotiation? So to limit competition from the competitors during the negotiation, ये आपका आंसर है। How can tackling the break during the negotiation be beneficial? तो provide time and space to unwind the reflect, ठीक है। 117 में के बारे में क्या बोल रहे हैं, 117 कौन सा क्या MCQ बात कर रहे हैं। सो व्हाट डज द सेटिंग ऑफ द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अलाउ द पार्टीज टू डू, तो अग्रीज टू डिसअग्री ऑन द की इश्यूज, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं तो इन व्हाट वे कैन द मर्जर्स एंड एक्विजिशन कंट्रीब्यूट टू प्रोग्राम सर्विस एक्सपांसन, ओके, सो बाय अचीविंग द क्रिटिकल मास, कैपेबिलिटी और द कम्पिटिटिव, ठीक है। व्हाट पर्पस डू रीइंफोर्स द entrance barriers serve in the merger and acquisition, so preventing the competitors from the entering the market. क्रेडिट रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रिस्क इज टिपिकली अराइज बिकॉज तो कस्टमर्स फेल कर देता है पे फॉर द गुड सप्लाइड ऑन द क्रेडिट, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क, यानी कस्टमर्स को पैसे देने थे, उसने पैसे ही नहीं दिए, हाथ खड़े कर दिए भी मुझे पैसे नहीं देना है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। 121 बोल रहा है चूज दैट वन विच नॉट टाइप ऑफ द रिस्क मॉनिटरिंग, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है, तो वो रिस्क मॉनिटरिंग का पार्ट नहीं बनता है। फिर 122 में क्या बोल रहा है, चूज विच इज़ द रिलेटेड टू अनसिस्टमेटिक रिस्क, तो ऑल ऑफ दी वो जो सब अनसिस्टमेटिक रिस्क होते हैं, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं यानी सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क का मैं थोड़ा बता दूँ तो फिर सिस्टमेटिक रिस्क ऐसे यानी ऐसा रिस्क होता है कि जो पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है,
ठीक है, पर्टिकुलरली इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली कंपनी को अफेक्ट नहीं करता, बट पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है, ठीक है। बट अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, कोई अनसिस्टमेटिक रिस्क जो पूरे लाइक इंडिविजुअल बिजनेस को अफेक्ट करता है, या तो फिर किसी ने स्ट्राइक कर दी तो ऑब्वियसली पूरे मार्केट में थोड़ी हलचल होगा। जो भी एक इंडस्ट्री है, सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी, तो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री को वो क्या होगा, इफेक्ट होगा, तो उसको बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। सो सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, ठीक है। द प्रोजेक्ट कैन बी डिवाइड इनटू द 5 फेज विच इज नॉट रिलेटेड विद द फ्रॉम द फॉलोइंग। सो रिस्क एनालिसिस which not the benefit of the audit for startup, तो carrying out the activities defined in the planning phase, तो ये आपका benefit नहीं है। then select which one of this component of the COSO A&P framework like the internal framework, तो all of the above, ठीक है। और एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टमेटिक रिस्क, तो मैंने फिर से बोला था कि सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक मैंने बता दिया, तो इसमें से आपका सिस्टमेटिक रिस्क कौन सा है, तो बिजनेस रिस्क ऑब्वियसली नॉट, डिफॉल्ट रिस्क नॉट, फाइनेंशियल रिस्क नॉट, इंटरेस्ट यस ऑब्वियसली इंटरेस्ट रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम 126 तक MCQ तक हम रख रहे हैं, ठीक है। बाकी का जो अभी सारी चीज़ें जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा, बाकी जितने भी MCQ बचे वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारे के सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि जिस लोगों को भी ये PDF आपको चाहिए तो प्लीज़ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, देखिए वहाँ पे आपको एक गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा, उसमें आपको पूरा PDF आपको एक साथ आपको मिल जाएगा, यानी आप इजीली आपको जब भी टाइम मिले तब आप डाउनलोड कर रखना, ठीक है। और ये ओपन करके आप पढ़ना स्टार्ट कर देना। यहाँ पे मैंने पूरा हमारा जो मॉड्यूल है उसके बेसिस पे आपको ये सारे MCQ के आंसर मैंने टिक करवाए। यहाँ पे गलत MCQ को भी मैंने सही करके रख दिया है, ठीक है। आपको गलत नहीं करना, सही MCQ करना है। क्या पता कि इंस्टीट्यूट अपने जो एग्जाम कंडक्ट करे उसमें वो MCQ पूछे तो उसको सही आंसर के साथ उसको प्रेजेंट कर दे, तो आपको भी पता नहीं चलेगा, यानी हमको सही पढ़ना है, ठीक है। सो मिलते हम अगले लेक्चर में, जहाँ पे आपके जो भी 127 से आपके सारे लेक्चर MCQs कवर होंगे, ठीक है। और पूरा एंड अप हम पूरा वहाँ पे कवर अप कर देंगे, यानी सारे MCQ वहाँ पे हम कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए और कमेंट करना, लाइक कर देना, ठीक है। और आपके दोस्तों को भी शेयर कर देना, जो भी लोग ने ENTS आपका ऑप्शनल में सिलेक्ट किया है तो उन सबको ये सारी चीज़ें शेयर करते रहना, ठीक है। सो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।